हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का पीजीटी फिजिक्स 2015 सॉल्यूशन। और इसमें टोटल क्वेश्चन फिजिक्स के 50 रहेंगे और 50 क्वेश्चंस को हम 5 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे शुरुआत के फर्स्ट से 10 क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट नाउ। Let's start first question. If a transparent paddle beam of thickness T and refractive index N is introduced perpendicularly to the light beam, the optical path is। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई प्लेट है जिसकी थिकनेस है T और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N गिवन है। अब इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, जैसे मान लीजिए ऊपर से लाइट आ रही है तो लाइट परपेंडिकुलरली इस सरफेस पर आकर के गिर रही है। हमें बताना है कि इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा। देखो, आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू से डिनोट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर एन से कर रहे हैं तो एन इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में वी। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मुझे ये पता करना है कि जो डिस्टेंस होगा या कह लो पाथ होगा वो कितना हो जाएगा अगर हमने इस स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है या एन कह लो। सी मतलब कि ये आपको फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो अगर आप एयर में हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब जो वो ट्रेवल करेगा। तो सी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डिस्टेंस एयर में अपॉन में टाइम जो एयर में लगा होगा, ठीक है, अपॉन में वी। वी मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन मीडियम अपॉन में टाइम इन मीडियम। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो टाइम तो सेम होगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन वो बराबर आ जाएगा डिस्टेंस इन एयर अपॉन में डिस्टेंस इन मीडियम, या फिर डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा एयर में वो बराबर होगा एन टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम के। ठीक है, अब आप ये देखो कि वो उस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टी। तो मैं क्या करूंगा, एन मतलब डी इन एयर बराबर हो जाएगा एन इंटू में टी क्या है, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस थिकनेस की वजह से, टी थिकनेस की वजह से। तो एक तरह से हमें ये पता चल गया जो डिस्टेंस वो एयर में ट्रेवल करेगा वो एन टाइम्स होगा जितना डिस्टेंस वो इस प्लेट में कवर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है एक तरह से वो एन टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है टी थिकनेस की वजह से। अब आप ये मान के चलो कि इतने डिस्टेंस, मान लो टी थिकनेस का डिस्टेंस अगर वो एयर में ट्रेवल करता तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो टी होगा। तो जो चेंज इन पाथ होगा, चेंज इन पाथ वो बराबर होगा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की वजह से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, एन टी, माइनस अगर ये n की वैल्यू 1 होती, अगर ये n की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पर क्या होता, एयर। तो एयर के लिए जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता इतने मतलब टी थिकनेस में, एयर में अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता तो टी डिस्टेंस ट्रेवल करता। ठीक है, तो यहाँ से n टी कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1 इंटू टी बचेगा। तो जो ऑप्टिकल पाथ है, एक तरह से मैं इसको डेल्टा टी बोल रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में टी। और वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपने इस मीडियम को जब रिप्लेस किया है एयर से तो जो डिस्टेंस है वो n टाइम्स इंक्रीज हो गया होगा। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, n टी माइनस टी और n माइनस 1 इंटू टी, ये चेंज आएगा। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 1। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स। देखो ये मैंने क्यों करा है, माइनस टी क्यों करा है, क्योंकि आप ये मान लो जब यहाँ पर ये मीडियम है तब तो इसका पाथ, ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा n इंटू टी। और अगर मान लीजिए n की वैल्यू में 1 ले लूँ तो इसका मतलब इतने पोर्शन में पहले एयर रही होगी, तो तब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो सिर्फ टी किया होगा क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एन टी माइनस टी करके आपको पता लग जाएगा कि कितना चेंज आया है पाथ में। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें बोला है जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर है, वर्क डन के, लेकिन वो डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये हमें गिवन है, आपको पूछा है कि कौन सा प्रोसेस है। देखो, जब भी इंटरनल एनर्जी वर्क डन में बात आए तो आप आपके मन में आना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस में वर्क डन। ठीक है,
अब डी की वैल्यू डी डब्ल्यू के बराबर कब होगी, जब ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर मैं जीरो कर दूं तो माइनस डी यू किसके बराबर आ जाएगा, डी डब्ल्यू के। अब ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी, और इस कंडीशन को हम कब अचीव कर पा रहे हैं, जब हमने ये माना कि डी क्यू की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब हीट एक्सचेंज कितना हो रहा होगा, जीरो, यानी कि हीट जो होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। और हीट कांस्टेंट कब होती है, जब प्रोसेस एडियाबैटिक हो। ठीक है, एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो उसमें जो चेंज इन हीट होती है, एक्चुअली डेल्टा क्यू लिखना चाहिए, नहीं, क्यू कांस्टेंट होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा। जो चेंज इन हीट होगा वो जीरो होगा, हीट कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा अगर आइसोथर्मल को बोलते हैं जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो। आइसोबैरिक में चेंज इन प्रेशर जीरो होता है, और द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज। ऐसा कुछ नहीं है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज अगर होता तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, वो इंक्रीज होती। ओके, तो ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी ये सही आंसर होगा, द प्रोसेस मस्ट बी एडियाबैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट थ्री रेजोनेंस लेंथ आर L1, L2 एंड L3 रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि L1, L2, L3 में भी गिवन एज, मतलब इनका रेशियो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो, अगर आपके पास कोई रेजोनेंस कॉलम है तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा कि ये एंड क्लोज है और ये ओपन है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ पर भी एंड क्लोज होंगे वहाँ पर आपको मिलता है नोड, और जहाँ पर एंड ओपन होते हैं वहाँ पर मिलता है एंटी नोड। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये फर्स्ट इस तरह से ड्रॉ होगा और ये ऐसे, ठीक है। और अगर मैं सेकंड मोड के लिए डिस्कस करूं तो बीच में अब आपको एक नोड मिलेगा यहाँ पर, और एंड पॉइंट पर मिलते हैं हमें एंटी नोड, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एक कंप्लीट एक तरह से ये हाफ वेव लेंथ होगी, λ/4 हो जाएगा। और अगर थर्ड मोड की बात करें तो अब आपको बीच में, मतलब यहाँ पर बीच में कहीं पर दो नोड मिलेंगे, और एक एंड पॉइंट पर तो नोड होता ही है। तो अब इसको कंप्लीट करें, साइड में क्या मिलेगा आपको, एंटी नोड, मतलब जहाँ पर ओपन एंड होगा वहाँ पर एंटी नोड मिलते हैं। तो इनको कनेक्ट करें अगर हम, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कोई वेवलेंथ है, अगर मान लीजिए ये कंप्लीट एक वेवलेंथ है, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस होता है लैम्डा। और अगर आप एक कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो वो हो जाता है λ/2, ठीक है। और अगर एक नोड और एक एंटी नोड जो उसके जस्ट बाद आएगा उसका डिस्टेंस देखोगे तो वो होता है λ/4। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, सभी में तीनों में हम लेंथ कॉमन मान रहे हैं L, यहाँ पर चलो L1 ले लेते हैं, इसको L2 और यहाँ पर L3, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेंथ होगी वो हम वेवलेंथ के टर्म में अगर लिखें तो किसके बराबर होगी, देखो ये है नोड और ये है एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है λ/4। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये एक पूरी ये एक हाफ वेवलेंथ है, और ये नोड और फिर एंटी नोड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका हाफ वेवलेंथ, यानी कि λ/2। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4। ये मैं वेवलेंथ के टर्म में लिख रहा हूँ। तो एक्चुअली ये λ/2 होगा, तो λ/2 प्लस λ/4, तो ये कितना आ जाएगा, L2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आप इसको एलसीएम ले सकते हो, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 2 लैम्डा प्लस लैम्डा यानी कि 3 लैम्डा, तो आ जाएगा हमारे पास 3 λ/4। और L3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेवलेंथ के टर्म में। तो आप ये देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरी वेवलेंथ कवर हो गई, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। फिर नोड और एक एंटी नोड, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4। तो L3 हो जाएगा लैम्डा प्लस λ/4, जो कि आएगा 5 λ/4 के। अब L1 रेसो L2 रेसो L3 कितना आएगा वो देखते हैं। तो L1 रेसो L2 रेसो L3, तो ये λ/4 है, फिर ये 3 λ/4 और ये 5 λ/4। λ/4 सब में कॉमन है तो रेसो में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1:3:5। तो ये होगा जो रेजोनेंस लेंथ है उसका रेसो 1:3:5, यानी कि हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगर मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी का रेसो पूछते F1 रेसो F2 रेसो F3, तो वो क्या आता है, देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन में लेंथ
स्पीड, आप स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर आप वेवलेंथ को सभी को लेंथ के टर्म में लिखोगे तो भी जो रेशो आएगा v तो सब में सेम होएगा, तो फ्रीक्वेंसी का रेशो 1:3:5 आता है। ध्यान रखना ये जो रेशो है मैंने कॉलम में बताया है। और अगर कोई क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ओपन पाइप, सॉरी क्लोज ऑर्गन पाइप, तो उसमें भी जो फ्रीक्वेंसी का रेशो होगा वो 1:3:5 ही होता है। जबकि अगर कोई ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप, उसमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशो होता है F1:F2:F3, वो 1:2:3 इस तरह से चलता है। इसमें तो 1 3 5 7 9 इस तरह से चलेगा, और इसमें कंटिन्यूस रहेगा 1 2 3 4 5 रेशो इस तरह से। नेक्स्ट है, कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, तो किस तरह के बिहेव करेगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वो एक प्योरली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि कोई भी कंडक्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज एन कंजर्वेशन ऑफ। देखो जब भी कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है। टॉर्क एक्सटर्नल कितनी है, 0। और आपको पता हो टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, dl/dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब टॉर्क 0 है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो 0 होगा। और इसका मतलब जब आप एल को टाइम से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो 0 आ रहा है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप उसका डिफ्रेंशिएशन करो और 0 आ जाए तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एल यहाँ पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अब एल कांस्टेंट है तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा सी। ध्यान रखना जब भी चाहे कोई प्लेनेट हो या कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और केप्लस का सेकंड लॉ जो होता है d/dt L/2m, वो भी इसी पर बेस्ड होता है। केप्लस का सेकंड लॉ की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है L/2m। कोई प्लेनेट है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 माइक्रो कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट सप्लाई, एनर्जी कितनी होगी। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV² या फिर U इक्वल टू हाफ Q²/c, या फिर U इक्वल टू हाफ QV। फिलहाल हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें C और V दोनों आ रहे हैं। तो 1/2 C की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितनी है 200 का स्क्वायर। तो इसका हाफ कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶, और 2 2 जब 4 × 10⁻2 का स्क्वायर मतलब 4। एक्चुअली यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 4 को हमने कैंसिल कर दिया, 2 आएगा यहाँ पर। तो 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू में 4 × 10⁴, तो 2 × 4 मतलब 8, और 10 की पावर कितना -2। तो ये आएगा जूल में। आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिन कॉनकेव एंड अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम एक कॉनकेव लेंस रख लेते हैं और उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस उसके बराबर में प्लेस्ड है। आर इन कॉन्टैक्ट, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ टू लेंसेज 2/3। देखो मान लेते हैं इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है। तो P1/P2 हमें गिवन है 2/3। लेकिन एक्चुअली कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होगी ना, तो ये जो रेशियो होगा माइनस में रहेगा, इसका ध्यान रखना वरना गलती हो जाएगी करने में। अब आपको पता होगा पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर मैं यही चीज फोकल लेंथ के टर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा F2/f1, क्योंकि पावर इनवर्सली डिपेंड करता है फोकल लेंथ पर। तो P1/P2 -2/3 है, तो हम कह सकते हैं F2/f1 -2/3 के इक्वल होगा। आगे बोला है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ टू लेंसेज 2/3 एंड द लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, दो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ इसकी जो फोकल लेंथ है वो f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, उसी का रेशो मैंने यहाँ पर लिखा है F2/f1। तो आपको बताना जो f2 है, f2 हमें फाइंड करना है। f2 क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। अब देखो आपको पता है जब दो लेंस एक साथ रखे हो तो उसकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ होती है वो होती है 1/f1 और प्लस में 1/f2। अब ये तो 1/30 हो गया इक्वल टू 1/f1। देखो f1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, f1 इक्वल टू हो जाएगा -3/2 ऑफ f2। मैं f1 इसलिए निकालूँ ताकि मेरे पास f2 आ जाए। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ f1 की वैल्यू वो हो जाएगी -3/2
F2 और प्लस में 1 में F2। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 में 30 इक्वल टू -2 में 3F2 और प्लस के 1/F2। यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो देखो हमारे पास आएगा 1 में 30 इक्वल टू माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3F2। तो यहाँ पर -2 और +3, तो -2 + 3 मतलब कितना होगा 1। तो 1/30 इक्वल टू आ जाएगा 1 में 3F2। इसका मतलब ये होगी 3F2 बराबर होगा 30 के, और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/3, यानी कि F2 आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और जो दूसरी फोकल लेंथ आएगी वो 15 आएगी, बता रहा हूँ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। ध्यान रखना अगर आपने यहाँ पर माइनस साइन ना लिया तो आप F2 को 15 मिलेगी आपको, जो कि गलत आंसर होगा। तो बच्चे यहीं पर गलती हो सकती है, अगर अगर ये रेशो हमने नेगेटिव में ना लिया तो फोकल लेंथ 15 आ जाएगी, और जल्दबाजी में 15 आंसर लगा देते हैं स्टूडेंट एग्जाम में जब बैठे होते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना, जो रेशो ऑफ पावर होगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है। कॉनकेव की वजह से पावर नेगेटिव रहती है। और दूसरी बात, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो फोकल लेंथ पॉजिटिव निकाली है, पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की आएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द रिलेशन कनेक्टिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिलिटी म्यू आर। देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, का इक्वल टू होता है K-1 इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में और अगर हम यहाँ पर बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो बस म्यू आर की यहाँ पर के को रिप्लेस कर दिया म्यू आर से, तो -1 तो आएगी, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यू आर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इनटू कंसंट्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ 109.832 एंड 0.6107 कितना होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इसका वहां पर मल्टीप्लाई करने लगो, बस आप ये ध्यान रखो जैसे आपके पास 2 डिजिट है यहाँ पर, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, टोटल 6 है, और इसका सिग्निफिकेंट है 4। तो आपका जो आंसर आना चाहिए, आपका जो फाइनल आंसर आप लिखोगे उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 होने चाहिए। जो लिस्ट है उसको आपको कंसिडर करना है। इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए 4। अब आप देखो इसमें तो 4 नहीं है, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब काफी ज्यादा है, ये तो नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, इसमें 3 से काफी ज्यादा है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। तो जब भी आप कोई भी चीज ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप ध्यान रखना जो लीस्ट वाला है वही हमारा आंसर में उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। और ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप डीएसएसबी में देखोगे, केवीएस एनवीएस में, हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जनरली इतने आसान ही होते हैं, तो वहां पर गलती क्या होती है, बच्चे उसको सच में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम किसमें है, उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्प्रिंग हैज अ फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, में इसको K1 मान रहा हूँ, और दूसरा स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट है K2 जो कि 500 न्यूटन पर मीटर गिवन है। इफ दे आर जॉइंड इन सीरीज, तो जो फोर्स कांस्टेंट होगा कंबाइंड सिस्टम का वो कितना होगा। तो देखो मैं सीरीज और पैरेलल के दोनों के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए 2 स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है इस तरह से, जिसका एक का कांस्टेंट है K1 और एक दूसरे का कांस्टेंट है K2, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में ये होता है कि दोनों स्प्रिंग के सेम एंड जहां पर पॉइंट ऑफ हैंग है, मतलब ये पॉइंट इन दोनों से कनेक्टेड होते हैं, तो ये सिस्टम कहलाता है पैरेलल, और ये सीरीज, और यहाँ पर मास लटका देते हैं। अब देखो जो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस आपको पता है सीरीज में अगर हो, तो आप क्या करते हो, इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 + R2 करते हो सीरीज में, और अगर वो पैरेलल में है तो आप करते हो R इक्विवेलेंट जो होता है, फिर होता है 1/R1 + 1/R2, या फिर R1 R2 अपॉन में, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो R1 + R2। अब इसका जस्ट आपको उल्टा करना है, ठीक है। स्प्रिंग में जैसे यहाँ पर सीरीज है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 1/K इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/K1 + 1/K2। इसका मतलब K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 K2 अपॉन में K1 + K2। मतलब कि यहाँ पर हम सीरीज के स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इस तरह से फाइंड करेंगे, और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपली K इक्विवेलेंट होगा K1 + K2। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, मतलब जो आप रेजिस्टेंस में करते हो ना उसका रिवर्स करना है, आपको उल्टा करना है।
अब फिलहाल तो हमारे पास ये है कि सीरीज में हमें निकालना है, तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 200 इंटू में 500 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन, यानी कि k1 प्लस k2, तो 200 प्लस में 500, इसको ऐसे रहने दो, 200 इंटू में 500 अपॉन में आ जाएगा 5 और 2 7, 700, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा 510,000 अपॉन में 7, तो ये आएगा 142 के आसपास आता है, तो हमारा आंसर होगा 143 न्यूटन पर मीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। पार्ट 2 में हम आगे के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्टडिंग।